हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन समझाने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो मैंने इसका पहला पार्ट जो था वो पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, उसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं समझा है सबसे पहले उसको ही देख लीजिए, क्योंकि वो अच्छी स्थिति के लिए था डेरिवेशन और ये निरक्षीय स्थिति के लिए है। यहाँ पे समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है हमको। इसको किस तरीके से लगाएंगे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला काम होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहला काम होता है किसी भी डेरिवेशन में चित्र का बनाना। यदि आप लोगों ने चित्र बनाना सीख लिया बिना देखे, हर डेरिवेशन का जितने भी डेरिवेशन है जो चित्र की सहायता से किए जाते हैं, उनमें यदि आप लोगों ने चित्र बनाना सीख लिया तो थ्योरी भी स्वयं लिख लोगे। थ्योरी जो मानी जाती है वो चित्र के अनुसार ही लिखी जाती है, ना कि आपको रटना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम चित्र बनाएंगे। जिस तरीके से हम चित्र बनाएंगे सेम उसी तरीके से हम उसको मान भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी मान लेंगे जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। पिछले वीडियो में आप लोग समझ चुके होंगे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। इसका मध्य बिंदु ओ ले लिया मैंने। मध्य बिंदु जब लिया है वो, तो यह भी l होगी इतनी, और इतनी यह भी कितनी होगी, l होगी। इसको पिछले वीडियो से रिलेट करेंगे तो क्या पाएंगे हम, उसमें सेम यही चित्र बनाया था, ऐसे ही माना जाएगा। लेकिन वहां क्या था, अक्ष पर ही था बिंदु। जो बिंदु P लेना है हमको, कोई बिंदु लेना है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु कैसा होगा, वहां क्या होगा, अक्ष पर था, यहाँ निरक्ष पर होगा, यानी कि अक्ष पर नहीं होगा। तो निरक्षीय स्थिति में हम यहाँ पे मान लेते हैं मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हमें यहाँ पे किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। यह बिंदु एक P ले लिया है मैंने, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझते रहिए। और दूरी कितनी है, r दूरी। अब आप लोग डेरिवेशन को कैसे मानेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, तो आप लोगों को बता दें जो चित्र बन रहा है उसी हिसाब से। पहले क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, और इसका मध्य बिंदु O है जहां से हमें निरक्षी पर या निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब आप लोग एक चीज समझ लीजिए, वहां पे भी दूरी कहां से ली गई थी, जब प्लस क्यू के कारण निकालते थे तो प्लस क्यू से दूरी देखी थी, जब माइनस क्यू से निकाली थी दूरी, जब हमने माइनस क्यू से दूरी निकाली थी। तो यहां भी यही काम करना पड़ेगा। क्या, माइनस क्यू से दूरी क्या होगी, माइनस क्यू से दूरी ये होगी, ठीक है, और प्लस क्यू से दूरी ये वाली होगी। ये दूरी जो है प्लस क्यू से होगी, और ये दूरी क्या होगी, इस बिंदु की माइनस क्यू से होगी। अब ये दूरी कितनी है वो आप लोगों को ध्यान करना है। जब ये 90 डिग्री का है, ये कोण थीटा मान लिया गया है, यहाँ पे ये भी थीटा मान लिया गया है, ठीक है। ये कोण थीटा, ये भी थीटा है, ये 90 अंश का है, 90 डिग्री है, तो ये क्या होगी, कर्ड होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, इस दूरी को निकाल लेंगे। वो पाइथागोरस प्रमेय कैसे आएगी, आप लोगों को पता है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब कर्ड इसका मान निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, l स्क्वायर प्लस लंब कितनी है r, लंब कितनी है r स्क्वायर प्लस आधार कितनी है l। तो इस त्रिभुज के लिए भी आधार कितनी है l और लंब कितनी है r। इस त्रिभुज के लिए भी क्या है, लंब r है और जो आधार है वो l है। तो इसी कारण इसकी भी दूरी यही आएगी पाइथागोरस प्रमेय से, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये दूरी जो है, और इसकी भी दूरी यही आएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं। ये दूरी किस तरीके से आई है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हमें इसी दूरी की जरूरत होगी। जब माइनस क्यू से देखेंगे तो इस दूरी की, या जो प्लस क्यू देखेंगे तो इस दूरी की, लेकिन दोनों यहाँ पे समान आई हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसमें एक बात ध्यान रखनी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रयोगों के आधार पर E बराबर होता था E1 माइनस E2,
ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होना है वो आप लोगों को समझ लीजिए। यहाँ कंपोनेंट है, थीटा कोण बन रहा है, वहाँ थीटा कोण नहीं बन रहा था, तो कोई भी यहाँ पे अलग से कोई भी थीटा के फंक्शन नहीं आए थे, तो यहाँ पे थीटा का फंक्शन भी आएगा। जब यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा देख लीजिए। जो प्लस क्यू के कारण है वो इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और जो माइनस क्यू के कारण है वो इधर की होगी, माइनस की तरफ। ये माइनस है तभी इधर, और ये प्लस है तो ये बाहर की ओर होगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर होगी, ऐसे। अब ये कोण कितना है ये समझना है आप लोगों को, ये कोण कितना है, क्योंकि कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं जो हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यूज होंगे। केवल समझना है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हम रख देंगे सीधे जो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे समझ लीजिए कैसे कंपोनेंट आएंगे। जब यहाँ पे थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा। क्यों होगा ये समझ लीजिए आप लोग। ये पूरा कोण जो है वो 2 थीटा क्यों होगा ये समझ लीजिए। प्रमेय पढ़ी होंगी आप लोगों ने हाई स्कूल में कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, ये क्या है, इस पूरे त्रिभुज PAB, ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका बहिष्कोण कितना है, 2 थीटा जो हमने लिया है ये वाला है। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंदर दूर स्थित दो कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये थीटा दूर स्थित है, ये दूर स्थित है, दोनों को जोड़ दो क्या आएगा, 2 थीटा। तो इसी कारण जो बहिष्कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे हाफ में तो ये थीटा आएगा और ये थीटा आएगा। ये E1 को प्रदर्शित करेगा, E1 का, ये E1 आई है ये वाली, और ये E2 आई है तभी ये E2 आएगा। लेकिन इसके साथ जो है कंपोनेंट आएगा, आप लोगों को बता दें, ये E1 आएगा और ये E2 आएगा। E1 के साथ इसमें कास थीटा आएगा, इसमें भी E2 के साथ क्या आएगा, कास थीटा। यह ध्यान रखना है आप लोगों को। क्यों आएगा, ये E2 है माइनस क्यू के कारण, ये प्लस क्यू के कारण, E1 है तभी E1 आया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना हमेशा आप लोग, जैसे थीटा, जब थीटा की तरफ मुड़ेंगे तो कास आएगा, थीटा के विपरीत जाएंगे। जैसे इधर थीटा है तो ये कास, इधर देखो, यहाँ से देखो, इधर थीटा है तो ये कास, और ऐसे जब ऐसे जाएंगे थीटा के विपरीत तो क्या होगा, साइन। तो ये वाले जो हैं, ये ऊपर वाला एक और ये नीचे वाला क्या है, ये साइन के हैं। ये कंपोनेंट जो है वो साइन के हैं। ये आएगा E1 साइन थीटा, ऊपर को जाएगा E2 साइन थीटा, लेकिन उसका यूज नहीं है तभी हम यहाँ पे इसको नहीं नोट करेंगे, ठीक है। दिखा सकते हैं आप लोग चित्र में, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे वो हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है केवल। तो ये E1 कास थीटा और E2 कास थीटा क्यों आए हैं, थीटा के कारण, क्योंकि यहाँ पे कोण भी बन रहा है थीटा, इसी कारण ये कंपोनेंट आ गए। अब कास क्यों आए हैं, तो ये बात यहाँ पे प्रयोगों द्वारा हुई है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जिधर थीटा होता है उधर कास वाले आते हैं कंपोनेंट, जिधर थीटा नहीं होता है उधर साइन वाले आते हैं। तो थीटा इधर है, इधर थीटा है तो इधर कास वाले आए हैं, इधर आपका थीटा नहीं है तो इधर साइन वाले हैं, लेकिन उनका यूज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये चित्र कंप्लीट हो गया है। अब मानोगे कैसे, मैंने भी बताया था, मानने वाला सिस्टम। माना एक विद्युत ध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, और इसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना लिखना पड़ेगा बस। इसके बाद में सीधे हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, पिछले वीडियो की तरह, पिछला जो डेरिवेशन था उसी की तरह। और माइनस क्यू के कारण भी हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तो इसमें बहुत आसानी हो जाएगी हर चीज समझने में। फिर भी हम इसमें समझा देते हैं हर चीज। E जो प्लस क्यू के कारण है वो E1 निकाल रहे हैं, तो E1 क्या आएगी, सूत्र आप लोगों को पता है, ये वाला होता है, यहाँ पे लिखे देते हैं सूत्र हम। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R। ये जो है मेन सूत्र होता है, यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि यही सूत्र हमें लगाना है E1 के लिए भी, यही सूत्र लगाना है हमें E2 के लिए भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे R स्क्वायर होता है, लेकिन ये R स्क्वायर लिखना नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं लिखना है,
माइनस क्यू से निकालेंगे तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी, अगर प्लस क्यू से निकालेंगे तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसमें दूरी रखते हैं आर स्क्वायर। आर कितनी है, इतनी है पूरी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसका क्या लगा देंगे, वर्ग, क्योंकि ये सूत्र होता है आर स्क्वायर है यहाँ, इसीलिए हम दूरी का क्या कर दिया, वर्ग। E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सही से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इतना बचेगा। इसको समीकरण 1 दे देंगे। इतना क्या बचेगा, रूट पे कभी वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, ये आप लोग ध्यान दे लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 किसके कारण बनेगा, माइनस क्यू के कारण। अब यहां पे लिखेंगे हम माइनस क्यू के कारण उत्पन्न, वही पी बिंदु पर उत्पन्न, ठीक है, बिंदु पी पर उत्पन्न या माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसके कारण निकालेंगे, यहां पे तीव्रता क्या आएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और बता दें आप लोगों को, जब हम V निकालेंगे, कल भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम विद्युत विभव की गणना करेंगे निरक्षीय और अच्छी स्थिति में तो Q का मान माइनस या प्लस लिया जाता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्लस या माइनस मान नहीं लिया जाता है कभी भी। ठीक है, तो माइनस का है लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो Q अपान आर स्क्वायर, आर कितना है, वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा देंगे, वर्ग। ये तो दूरी हो गई, इसका वर्ग होता है, सूत्र में ये लिया है। ठीक है, यह सूत्र लगेगा दोनों स्थितियों में। ठीक है, लग चुका है सूत्र, इसको सही से लिख लेते हैं। क्या आएगा, E2 बराबर, समझ लीजिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, रूट हट गया, यहाँ पे जैसे हटा था वर्ग था, रूट हट गया, यहाँ पे भी रूट पे क्या है, वर्ग, तो रूट हटा दिया जाएगा। यह समीकरण हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 पता चल गए हैं। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे, उसमें जो कमी होगी उसका भी मान निकालेंगे। तो यहीं से हमें पता है E का मान कितना आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, दोनों के योग के बराबर होगा। जब हम E बराबर लिखेंगे E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, तो फालतू में हमारे पास क्या आ रहा है, कास थीटा। तो हम चित्र से किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले चित्र से हम कास थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, उसका समीकरण 3 दे देंगे, उसके बाद हम परिणामी निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कास थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम और बताते हैं आप लोगों को, कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके समीकरण 3 देंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमें कास थीटा की इस डेरिवेशन में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चित्र से क्या स्पष्ट है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये सभी लोग जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़ी होगी, और इसमें भी अगर आप लोगों के पास मैथ है तो पढ़ी होगी। आधार कितना है, यल, आधार कितना है, यल, और कर्ण कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको समीकरण दे देंगे हम 3। अब समीकरण हमारे पास कितने आ चुके हैं, 3। पहला है E प्लस क्यू के कारण, दूसरा है माइनस क्यू के कारण, और तीसरा है कास थीटा की वैल्यू का समीकरण। ठीक है, अब इन तीनों का समीकरण हम यूज कर देंगे, एक मेन समीकरण बनाएंगे परिणामी वाला, उसमें यूज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, नाउ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, उसका सूत्र क्या होगा, E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। ठीक है, इसको समीकरण दे देंगे हम 4। ये चौथा समीकरण बन गया। अब ये परिणामी है, इसमें किसका किसका मान चाहिए है हमको, E1 का, E2 का, और साथ साथ कास थीटा का। इसीलिए मैंने इन सभी का पहले ही मान निकाल लिया है, इसमें पुट कर देंगे और समीकरण को हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, समीकरण 1, 2 व 3 से सभी के मान,
आप लोगों को दिख रहे होंगे किसके किसके मान, इसीलिए लिख दिया है सभी के मान समीकरण 4 में रखने पर। अब हम इसमें सभी के मान रख देंगे, तो देखिए E बराबर सभी के मान रखते हैं। E1 की वैल्यू कितनी आई थी, पिछले आप लोग नोट किया होगा तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू रख दी है मैंने, कास थीटा की। इतनी वैल्यू किसकी है, कास थीटा की वैल्यू है, ये वाली इतनी। और ये किसकी है, E1 की। बीच में निशान का है ये वाला प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस। अब किसकी वैल्यू रखेंगे हम, E2 की। E2 की वैल्यू आई थी पीछे, देख लीजिए समीकरण 2 में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यह थी वैल्यू किसकी, E2 की। और कास थीटा की वैल्यू आपके सामने है। फिर इस कास थीटा की क्या, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमारा जो डेरिवेशन है उसका लास्ट स्टेप आ गया है, इसी को हल करना है। और हल करते हुए क्या लाएंगे हम, समीकरण जो है, जो डेरिवेशन का सूत्र मेन है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो स्टॉप करके नोट करते रहिएगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी समीकरण को हल करेंगे और आंसर लाएंगे। अब मैंने इसको नहीं मिटाया अभी, क्योंकि इसमें समझाना है आप लोगों को। यहाँ देखिए इतना पार्ट और इतना पार्ट बिल्कुल आपको सेम लग रहा होगा, है ही सेम, बिल्कुल सेम है। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बीच में प्लस का निशान है खाली। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सेम वही है। अब आप ही लोग बताओगे x प्लस x कितना होता है, 2x, y प्लस y कितना होता है, 2y। कोई भी चीज ले लो, दो चीज हो, जैसे मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर। दो हैं, एक्स स्क्वायर जुड़े तो कितना आया, 2x स्क्वायर। सेम इसी प्रकार क्या होगा, इतना टर्म ये है सेम, इतना टर्म ये है, तो कितने टाइम लिख दिया जाएगा, 2 टाइम इसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, E बराबर, अतः E बराबर 2 टाइम्स, क्या चीज 2 टाइम है, ये इतना पद जो है वो 2 टाइम लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने इतना लिखा है ये इसी का जो है शॉर्ट टाइप है, इसको शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे कैसे शॉर्ट किया है, 2 बार लिखा है, इसलिए हमने 2 बार एक साथ लिख लिया है। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। क्या करेंगे, आप लोगों ने पिछला डेरिवेशन देखा है तो आसानी होगी, पहले से समझ रहे होंगे। यहाँ Q है, यहाँ L है, लेकिन होना कितना चाहिए 2L, तो ये 2 जो है यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, ये नोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू 2L लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला ये हो गया। इसको लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे रूट लगा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट x की वैल्यू कितनी होती है, x की घात 1/2। यानी किसी चीज पे रूट लगा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको लिख लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, देखिए आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q इंटू 2L क्या होगा, P होगा। Q इंटू 2L क्या होगा, P होगा वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण। ठीक है, P। इसको मैंने Q इंटू 2L पिछला वीडियो देख चुके होंगे, लेसन पढ़े होंगे, उसमें भी समझ में आया होगा। आगे क्या करते हैं, यहाँ 1 घात है, यहाँ कितनी घात है, 1 घात है, यहाँ 1/2 घात है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे घातें। तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। देखिए ये 1 है, यहाँ 1/2 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। ठीक है, 2 1 2 और 1 3/2। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे 1 + 1/2 क्या आएगा, 2 1 2 1 3 3/2। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो आधार ये समान है, देखो यहाँ इतना यहाँ इतना, समझ गए होंगे आप। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, चूंकि P जो है वो कितना होता है, Q इंटू
2l होता है, इसीलिए मैंने q इंटू 2l की जहाँ पे क्या लिख दिया, p। ठीक है, अब क्या करेंगे, E बराबर 1/4πε0 के इंटू p/r²। यहाँ देखिए, आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं अच्छी वाला, तो आप लोग यहाँ पे सोच आए, विचार आएगा कि यल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है, देखिए यल जो है वो छोटा है किससे, r से, तो यल स्क्वायर जो है बहुत छोटा होगा r² से। जैसे पिछले वीडियो में मैंने किया था सेम वही चीज, यल जो है वो r से छोटा है, तो यल स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। पिछले वीडियो में समझाया भी था अच्छे से, तो बहुत ही छोटा होगा r² से, इसीलिए हम यल स्क्वायर को क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे, यानी छोड़ देंगे। ठीक है, तो यल स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर, ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा, r² पे घात 3/2 आ जाएगी। ठीक है, r² पे ही घात कितनी आ जाएगी, 3/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया, E बराबर 1/4πε0 के इंटू p/r³। ये आ गया डेरिवेशन, सिद्ध होके इतना आ गया, सूत्र का निगमन हो गया है। ये किसके लिए सूत्र है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ये अच्छे से आप लोग ध्यान दे लीजिए। और इसके साथ साथ इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मेन मात्रक लीजिए न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, क्योंकि इसका मेन सूत्र होता है E बराबर F/Q, तो F का क्या होगा, न्यूटन, और Q का क्या होगा, कूलाम, इसीलिए इसका क्या करते हैं हम, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम निकाल लेते हैं। यदि नहीं पता है तो सूत्र याद रखो, उसी से मात्रक आ जाएंगे। तो बहुत से बच्चों ने कहा था कि डेरिवेशन, उसका जब आप डेरिवेशन कराया करो तो मात्रक और विमाएं बताया करो। तो आप लोगों को बता दें, मात्रक तो बहुत जरूरी है डेरिवेशन में, वो पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ, मात्रक बहुत जरूरी है, मात्रक जरूर लिखें डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद लिख दिया करें क्या चीज क्या है, यानी कि E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, 1/4πε0 क्या है, ये नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, वो आप लोगों को लेसन में पढ़े होंगे, उसको लिख सकते हो आप। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है, दूरी है ये। ठीक है, यानी कि अक्ष से जो दूरी है वैद्युत क्षेत्र तक की, जहां पे मैं ज्ञात करना वहां तक की दूरी है। ठीक है, मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। लेकिन बीमा के लिए आप लोग, मैंने वीडियो ये बना दिया है एक बीमा के लिए, सही प्रकार की उसमें बीमाएं निकाली भी हैं, और साथ में आप लोगों को निकालने के लिए भी दी हैं, और उसमें जो छोटी छोटी बीमाएं हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है, बीमा कैसे निकलेगी, सबसे पहले क्या करेंगे, F की बीमा ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे Q की बीमा, और जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, और बाद में जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग बीमा निकाल सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें जाइए जहाँ पे आप लोगों के कक्षा 12 की प्लेलिस्ट मिलती है, कक्षा 12 के वीडियोस मिलते हैं, उनमें आप लोग जो थंबनेल लगा होगा उसी से आप लोग पकड़ लेंगे कि हमें ये बीमा वाला जो है चैप्टर, इसे पढ़ना जरूरी है, अवश्य पढ़ना है, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीमाएं और मात्रक जिसके कमजोर हों वो आप लोग उस वीडियो को देखिए, अन्यथा ये जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं वीडियोस डेरिवेशन के, उनको आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो स्टॉप करके। अब यहीं तक वीडियो रखते हैं, क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले डेरिवेशन के लिए आप लोग तैयार रहें, उसके लिए अगला वीडियो देखें, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी इस वीडियो में डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किए गए हैं, जितने वीडियो डाले गए हैं उनमें। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है और समझ में बढ़िया आता है तो लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि हमें पता चल सके, आपका फीडबैक मुझे मिल सके कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हम अच्छा कर रहे हैं कुछ या नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे फीडबैक मिलता रहेगा। तो कमेंट अवश्य करें और लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक यदि मेरा यूट्यूब चैनल जो है मल्टी यूनिटी क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिजिक्स के सभी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस।